हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ द ब्रेव बिगनर्स। तो आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो पहले हम इस चैप्टर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन। इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस थे न्यू नेशन को बनाने के लिए। हम इसमें मेजरली 3 चैलेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है सेकंड टॉपिक प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। हम इसमें देखेंगे कि पार्टीशन का क्या क्या प्रोसेस थे और पार्टीशन के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे। उसके बाद थर्ड टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। इसमें हम देखेंगे कि हैदराबाद और मणिपुर को किस तरीके से इंडिया में मर्ज किया गया था। उसके बाद है फोर्थ टॉपिक जिसका नाम है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। इसमें हम देखेंगे किस तरीके से आफ्टर द ऑल दिस इंसिडेंट्स स्टेट्स को किस तरीके से रीऑर्गेनाइज किया गया और कौन से बेसिस पे रीऑर्गेनाइज किया गया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन। अब इसमें हम ये देखते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस थे न्यू नेशन को बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी कुछ हिस्ट्री के बारे में। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर थे वो ये चाहते थे कि अगर हमारा जब इंडिपेंडेंस के बाद जब कंट्री बने तो वो इन 2 गोल्स को पूरा फुलफ़िल करे। तो हमारे जो गोल्स थे, इसका पहला जो एम था वो ये था, वी शैल रन आवर कंट्री थ्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यानी कि जो कंट्री है वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के थ्रू रन करे। सेकंड गोल क्या था, गवर्नमेंट विल बी रन फॉर द गुड ऑफ ऑल। यानी कि जो गवर्नमेंट है वो पूरी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए काम करे। तो अब इसके अंदर 3 चैलेंजेस क्या क्या है मेनली वो देखते हैं। तो पहला चैलेंज ये था टू शेप ए नेशन दैट वाज यूनाइट येट अकोमोडेटिव ऑफ द डाइवर्सिटी इन आवर सोसाइटी। यानी कि सबसे पहला चैलेंज था कि नेशन को शेप देना विद द यूनाइट ऑफ डाइवर्सिटी इन आवर सोसाइटी। यानी कि हमारे जो सोसाइटी में जितनी भी डाइवर्सिटी है उन सबको यूनाइट करते हुए हम अपने नेशन को बनाएं। एंड द सेकेंड चैलेंज वॉज टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। यानी कि कंट्री में किस तरीके से डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करें, ये भी एक चैलेंजेस था आफ्टर द इंडिपेंडेंस। उसके बाद हमारा थर्ड एंड लास्ट जो चैलेंज है वो है एंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ एंटायर सोसाइटी। जैसे कि हमने अभी इसके गोल में पढ़ा था कि कंट्री को बनाते वक्त ये भी ध्यान में रखा जाए कि पूरी सोसाइटी का डेवलपमेंट हो। तो इसलिए हमारा जो थर्ड चैलेंज था वो क्या था, टू एंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ एंटायर सोसाइटी। यानी कि पूरी सोसाइटी का डेवलपमेंट हो, ना कि किसी एक सेक्शन का। तो ये थे हमारे 3 मेजर चैलेंजेस जो कि इंडिया ने फेस करे थे आफ्टर द इंडिपेंडेंस टू शेप ए न्यू नेशन। तो हमारा अगला टॉपिक है पार्टीशन डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि पार्टीशन का क्या प्रोसेस था और उसमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। प्रोसेस ऑफ पार्टीशन में ये डिसाइड हुआ कि इट वॉज डिसाइडेड दैट इंडिया विल बी डिवाइडेड इंटू 2 कंट्रीज, इंडिया एंड पाकिस्तान, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटी। यानी कि इंडिया और पाकिस्तान जो है वो रिलीजियस मेजोरिटी पे डिवाइडेड होंगे। यानी कि इंडिया के जिस भी रीजन में जिस भी रीजन में मुस्लिम मेजोरिटी है वो पाकिस्तान में चली जाएगी, और जिस भी रीजन में हिंदू मेजोरिटी में वो होगी इंडिया में। तो अब देखते हैं कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ी इस प्रोसेस में। तो पहली जो डिफ़िकल्टी थी वो थी, देयर वाज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी एरिया इन इंडिया। यानी कि इंडिया में कोई भी ऐसा एक स्पेसिफिक बेल्ट नहीं था जिसके अंदर मुस्लिम मेजोरिटी हो। सेकेंड डिफ़िकल्टी इज़ नॉट ऑल मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज़ वांटेड टू बी इन पाकिस्तान। यानी कि जितनी भी मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज़ थी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो पाकिस्तान में इन्वॉल्व होना चाहती है। So the third difficulty is the Muslim majority provinces Punjab and Bengal had a very large areas where the non-Muslim were in majority। यानी कि कुछ पंजाब और बंगाल के कुछ ऐसे रीजन्स भी थे जिसके अंदर नॉन मुस्लिम्स भी मेजोरिटी में थे, पर वो एरिया जो है पाकिस्तान के अंडर में आने वाला है। द फोर्थ प्रॉब्लम इज़ द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज़ ऑन बोथ साइड। यानी कि दोनों साइड पे जो माइनॉरिटीज़ थे उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था। तो ये हमारा फोर्थ डिफ़िकल्टीज़ में आता है। तो अब हम देखते हैं व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन। यानी कि पार्टीशन के क्या क्या परिणाम निकल के आए। तो पहला कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन ये था कि इन द नेम ऑफ रिलीजन पीपल वर किल्ड ऑन वन कम्युनिटी ऑन बोथ साइड्स। यानी कि धर्म के नाम पे लोगों को मारा गया दोनों ही तरफ। जैसे एग्जांपल में लाहौर, अमृतसर और कोलकाता, इन तीनों ही जगह पे काफ़ी ज़्यादा लोगों को किल किया गया, वो भी रिलीजन के नाम पे। एक कम्युनिटी के लोग दूसरे कम्युनिटी को मार रहे थे। और फिर यहाँ पे बाद में गवर्नमेंट कम्युनल जोन्स भी बनाती है। सेकेंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ
partition is minorities on both sides secured temporary shelter in refugees campus। यानी कि माइनॉरिटीज़ थी जो दोनों ही साइड पे वो टेम्परेरी शेल्टर्स बना रही थी अपनी इन द रेफ्यूजीज़ कैंपस। तो इससे क्या हो रहा था कि रेफ्यूजीज़ की एक प्रॉब्लम दोनों ही तरफ में बढ़ रही थी। दोनों ही तरफ ज़्यादा नंबर्स में लोग अपने शेल्टर्स बना रहे थे जिनको हम रेफ्यूजीज़ कहते हैं। एंड द थर्ड consequences of partition is women's on both side of borders forced to convert their religion। यानी कि वुमेन्स जो थी दोनों ही साइड पे उनको फोर्स किया जा रहा था कि वो अपने रिलीजन को चेंज करें और उन्हें मैरिज के लिए फोर्स किया जा रहा था। फोर्थ एंड लास्ट consequences ऑफ पार्टीशन इज मैनी चिल्ड्रंस वॉज सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। यानी कि कई सारे चिल्ड्रंस थे जो अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो गए थे ड्यूरिंग द पार्टीशन। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो कितना रशल हो रहा है यहाँ पे, और इस इमेज को देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस टाइम पे क्या सिचुएशन रही होगी जब पार्टीशन हो रहा था। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। इसमें हम दो प्रिंसली स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे, हैदराबाद और मणिपुर। तो पहले हम पढ़ते हैं हैदराबाद के बारे में। तो हैदराबाद इज़ ए प्रिंसली स्टेट एंड इट्स रूलर कैरिड ए टाइटल ऑफ निज़ाम। यानी कि हैदराबाद का जो रूलर था उसको निज़ाम के नाम से जानते थे, जो कि वर्ल्ड्स का रिचेस्ट मैन होता था। निज़ाम वांटेड एन इंडिपेंडेंट स्टेटस फॉर हैदराबाद एंड ही एंटर्ड द स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विद इंडियन गवर्नमेंट। निज़ाम जो था वो ये चाहते थे कि हैदराबाद को एक इंडिपेंडेंट स्टेटस मिले, तो इसीलिए इन्होंने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भी इंडियन गवर्नमेंट के साथ साइन किया। लेकिन जैसे जैसे कंडीशंस ख़राब होने लगती है तो पीपल स्टार्टेड मूवमेंट अगेंस्ट द निज़ाम्स रूल। यानी कि वहाँ की जो पीजेंट्री थी हैदराबाद की वो निज़ाम के अगेंस्ट में मूवमेंट्स लॉन्च करने लगते हैं, क्योंकि उनका रूल जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्रेसिव था। फिर जैसे जैसे कंडीशंस और ख़राब होने लगती है तो इंडियन आर्मी जो होती है वो हैदराबाद के निज़ाम्स को कंट्रोल करने लगती है। उसके बाद इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आता है वो है निज़ाम सरेंडर्ड, दिस लीड टू ए हैदराबाद एक्सेशन टू इंडिया। इसके बाद निज़ाम को सरेंडर करना पड़ता है और हैदराबाद जो है मर्ज हो जाता है फिर इंडिया के अंदर। द नेक्स्ट प्रिंसली स्टेट इज़ मणिपुर। द महाराजा ऑफ मणिपुर बोध चंद्रा साइंड ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद इंडियन गवर्नमेंट। यानी कि जो मणिपुर के जो महाराजा थे बोध चंद्र वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते हैं इंडिया की गवर्नमेंट के साथ, जिसकी वजह से इनको यहाँ पे क्या होता है कि द इंटरनल ऑटोनोमी ऑफ द मणिपुर वुड बी मेंटेन। इस एक्सेशन में ये था कि जो इंटरनल ऑटोनोमी है मणिपुर की वो मेंटेन रहेगी। पर आगे जाके क्या होता है, अंडर द प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन द महाराजा हील्ड ए इलेक्शंस इन मणिपुर इन जून 1948, जिस वजह से मणिपुर वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंडिया टू होल्ड एन इलेक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यानी कि मणिपुर जो था वो पहला ऐसा इंडिया का पार्ट था जिसके अंदर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे इलेक्शंस को करवाया गया। फिर इसके बाद स्टेट कांग्रेस और वहाँ की जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उसके बीच में कई सारे डिस्कशंस हुए मणिपुर की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। आफ्टर ऑल द डिस्कशंस गवर्नमेंट सक्सेसफुली प्रेशराइजिंग द महाराजा टू साइन ए मर्जर एग्रीमेंट इन सितंबर 1949। इस एग्रीमेंट के बाद जो मणिपुर था वो मर्ज हो गया इंडिया के अंदर। अब इसके बाद प्रिंसली स्टेट्स का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। अब जो अगली प्रॉब्लम थी इंडियन गवर्नमेंट के सामने वो था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। यानी कि अब जो स्टेट्स हैं उसको रीऑर्गेनाइज किस तरीके से किया जाए। अब हम पढ़ेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट कराने में इनका बहुत ही बड़ा रोल था और वन मार्कर क्वेश्चन में इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। सबसे पहले तो ये डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया थे एंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स विद इंडिया, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। और ये लीडर ऑफ फ्रीडम मूवमेंट के लीडर भी थे और साथ ही साथ महात्मा गांधी के फॉलोअर भी थे। और सरदार पटेल इम्पॉर्टेंट कमेटीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के फंडामेंटल राइट्स के मेंबर भी रह चुके हैं। तो अब हम आ चुके हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे जिसका नाम है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। तो अब हम इस टॉपिक्स के कुछ बुलेट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पहला टॉपिक है, एट द नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस इट इज़ डिसाइडेड दैट द लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल एज द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स। यानी कि जो स्टेट्स बनेंगे वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनेंगे। एंड सेकंड पॉइंट इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटिंग ए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन in 1953 to redrawing the boundaries of state. After the commission given its report, on the basis of its report, the State Reorganization Act was passed in 1956 and this led to the creation of 14 states
एंड 6 यूनियन टेरिटरी। यानी कि जब इस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने अपना रिपोर्ट पेश किया तो उस बेसिस पे यहाँ पे एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पास किया गया। उसके बाद 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बने। और यहाँ पे कुछ इंडिया की इमेजेस कि इंडिया पार्टीशन के पहले कैसा था और आफ्टर द इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स कैसा हो गया। यहाँ पे हम फर्स्ट इमेज में देख सकते हैं कि पार्टीशन के पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश भी इंडिया का ही पार्ट था। फिर पार्टीशन के बाद ये वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान में बन गया। उसके बाद जो ईस्ट पाकिस्तान था वो बांग्लादेश में कन्वर्ट हो गया और वेस्ट पाकिस्तान आज भी पाकिस्तान है। तो यहाँ पे हमने कर लिया अपने सारे टॉपिक्स को कवर। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि इस अगला चैप्टर जब भी मैं अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए।